नमस्कार दोस्तों। डेट है आज की 12 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। आज देखो टोटल 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे, 2 द हिंदू के और एक इंडियन एक्सप्रेस का। सबसे पहला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे हिंदू का, वो चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित है। उसके बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे चाइना अफगानिस्तान में क्या खेल खेल रहा है। और सबसे लास्ट में जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो इथेनॉल ब्लेंडिंग से संबंधित है। और डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले आज देखो नेशनल यूथ डे है। नेशनल यूथ डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद जी को ऑनर करने के लिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस होता है इस दिन। थोड़ा सा देखो मैं आपको बताऊं, एक बार ना 1897 में मद्रास टाइम्स को इंटरव्यू दे रहे थे स्वामी विवेकानंद जी। उनसे पूछा गया कि भारत को लेके आपकी क्या सोच है, भारत का भविष्य कैसा होगा। उन्होंने जवाब दिया, मुझे भारत के यूथ में भरोसा है, मुझे नई जनरेशन में भरोसा है, वो मेरे वर्कर्स हैं, वो शेर की तरह लड़ेंगे और इंडिया की सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेंगे। देखो वो शेर आप लोग हो, कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम भी यही है, सिविल सर्विसेज का एग्जाम करके क्रैक करके इस देश के लिए कुछ करना, समाज के लिए कुछ करना। लेकिन देखो कड़वी बात है, बहुत सारे लोग या यूं कहूं ज्यादातर लोग अपनी ड्रीम को ना बहुत पहले ही छोड़ देते हैं। मतलब कि थोड़ा सा प्रयास किया, नहीं हुआ, छोड़ दिया। देखो इतना आसान नहीं है, अगर इतना ही आसान होता तो हर कोई कर देता। लेकिन मैं आपसे बोलता हूं, आप ओनलीएस कम्युनिटी के मेंबर्स हो, नेवर सेटल डाउन। कभी भी अपनी ड्रीम को बीच में छोड़ने की हिम्मत मत करना। देखो लाइफ हार्ड है, चैलेंजेस आएंगे, यह बात सच है, लेकिन बाउंस बैक जो करेगा आखिर तक उसको लाइफ रिवॉर्ड करेगी। आप ये कोट देखिए स्वामी विवेकानंद जी का, पीछे ही है। एवरी वर्क हैज गॉट टू पास थ्रू हंड्रेड्स ऑफ डिफिकल्टीज बिफोर सक्सीडिंग, दोज दैट परसिवर विल सी द लाइट सूनर और लेटर। मतलब हर एक काम जो है अनेकों तरह की डिफिकल्टीज से गुजरेगा, लेकिन जो आखिर तक काम करता रहेगा उसकी जीत होगी। और ये आप पे बिल्कुल ठीक ढंग से लागू होता है। अब देखो एग्जाम्पल देखिए एथिक्स का। इंडिया श्रीलंका का मैच था, आखिरी ओवर चल रहा था और आखिरी ओवर में बॉलिंग कर रहे थे मोहम्मद शमी। लेकिन देखो मोहम्मद शमी गेंद डालते उससे पहले ही नॉन स्ट्राइक पे जो श्रीलंका के कैप्टन सनाका थे, 98 पे खेल रहे थे, उन्होंने अपनी क्रीज को छोड़ दिया और मोहम्मद शमी ने बॉल डालने से पहले ही स्टंप्स को उड़ा दिया। अब देखो रूल के हिसाब से इसे रन आउट माना जाएगा, लेकिन उस समय ना भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन रोहित शर्मा ने बात की शमी से, और शमी ने ना अंपायर को बोला कि हम अपनी अपील जो है वो विड्रॉ करते हैं। मतलब आउट नहीं हुए सनाका, उनको एक बार फिर से खेलने का मौका मिल गया, उन्होंने चौका मार के अपनी सेंचुरी पूरी की। मतलब देखो बहुत तारीफ हो रही है रोहित शर्मा की कि उन्होंने स्पोर्ट्समैनशिप को यहां पे शो किया। मतलब चाहते तो वो आउट कर सकते थे सनाका को, लेकिन उन्होंने आउट नहीं किया और उनको मौका मिल गया सेंचुरी पूरी करने का। देखो इस प्रकार से जो आउट होता है ना, इसे मांकड़ टाइप आउट माना जाता है, क्योंकि विनू मांकड़ जो इंडिया के प्लेयर थे, उन्होंने 1940s में सबसे पहली बार ऑस्ट्रेलिया के एक बैट्समैन को इस प्रकार से आउट किया था। देखो एक तरफ जहां स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर उनकी तारीफ हो रही है, लेकिन एक दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग यह भी बोल रहे हैं कि रोहित शर्मा ने जो किया वो गलत था। गलत क्यों था? क्योंकि देखो किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को ना कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, मोरालिटी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन रोहित शर्मा जो रूल के हिसाब से आउट करवा सकते थे सनाका को, उन्होंने आउट नहीं करवाया। तो कई बार वैल्यूज के बीच में कंफ्लिक्ट आए, तब भी आप ये एग्जांपल दे सकते हो। अब चलिए डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो चाइल्ड मोर्टेलिटी से संबंधित है, और आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। सबसे पहले देखो आर्टिकल के शुरुआत में नेल्सन मंडेला का एक कोट आता है। नेल्सन मंडेला ये कहते हैं, किसी भी सोसाइटी की आत्मा की गहराई को अगर आप जानना हो ना, तो ये जानिए वो सोसाइटी बच्चों को कैसे ट्रीट करती है। हाल ही में देखो यूएन की 2 रिपोर्ट्स आई चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड स्टिल बर्थ के ऊपर। अब जो ये रिपोर्ट्स आई हैं, इसका डेटा एक सही मौका है रिफ्लेक्ट करने का, क्या इंडिया बच्चों को सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए, बच्चों की जान बचाने के लिए क्या इंडिया इनफ कर रहा है। पहली जो रिपोर्ट आई है, ये दोनों रिपोर्ट्स जारी की गई हैं यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी के द्वारा, एस्टिमेशन के द्वारा, UNIGME।
पहली जो रिपोर्ट है उसका नाम है रिपोर्ट ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी लेवल एंड ट्रेंड्स इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। देखो इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि हर साल 5 मिलियन यानी 50 लाख बच्चों की डेथ हो जाती है 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। डेटा 2021 का है, मतलब 2021 में 5 मिलियन बच्चों की डेथ हो गई, उन्होंने अभी तक 5 साल की एज अचीव नहीं की थी। इनमें से देखो 2.3 मिलियन यानी 23 लाख बच्चों की डेथ हुई फर्स्ट मंथ एज पार करने से पहले ही, यानी 23 लाख बच्चों की जो डेथ तब हो गई जब उन्होंने 1 महीना भी पूरा नहीं किया था, और बाकी बच्चों की यानी 27 लाख बच्चों की डेथ हो गई 1 महीने से लेके 59 मंथ्स के बीच में। यह तो देखो ग्लोबल डेटा है। आप इंडिया के डेटा की बात कीजिए। इंडिया में 2021 में 7,09,366 बच्चों की डेथ हो गई 5 साल की एज अचीव करने से पहले ही। उसके अलावा 5,86,787 बच्चों की डेथ हो गई 5,86,787। इतने बच्चों की डेथ हो गई 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही, इन्फेंट डेथ इन्हें बोलेंगे। उसके बाद 4,41,801 बच्चों की डेथ हो गई 28 दिन पूरा करने से पहले ही। देख लीजिए आप इंडिया में कितने सारे बच्चों की डेथ हो गई 5 साल एज अचीव करने से पहले, कितनों की 1 साल की एज अचीव करने से पहले, और कितनों ने तो 1 महीना भी पूरा नहीं किया। अब देखो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो ये है, क्या ये सब डेथ्स प्रिवेंटेबल थी? आंसर है यस। जाहिर तौर पे इन डेथ्स को बचाया जा सकता था। और इंडिया की डेथ्स का जो ये आंकड़ा है, इसमें देखो इंटरस्टेट वेरिएशन भी काफी देखने को मिलता है। जैसे एक तरफ मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं और दूसरी तरफ केरल जैसे। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में चाइल्ड मोर्टेलिटी का जो आंकड़ा है वो 6 गुना ज्यादा है एज कंपेरिजन टू केरला जैसे राज्यों के। और वेरिएशन देखो शहर और गांव में भी देखने को मिलता है। गांव में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट काफी ज्यादा है एज कंपेरिजन टू सिटीज। अब यहां पे देखो आप ना, इतनी सारी जो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है ना, इतने सारे बच्चों की जो डेथ होती है, 2 चैलेंजेस, 2 रीजन सबसे मेन है। पहला रीजन है समय से पहले बच्चे का जन्म हो जाना, प्रीमेच्योर बर्थ जिसे कहा जाता है। आमतौर पे देखो बच्चे का जन्म होना चाहिए जब प्रेगनेंसी को 37 वीक्स पूरे हो जाएं, ऑलमोस्ट 259 डेज, 9 मंथ्स भी जिसे कहा जाता है। लेकिन देखो बहुत बार ना बच्चे का जन्म 30 वीक्स में हो गया, 32 वीक्स में हो गया। जब देखो ऐसा होता है ना, प्रीमेच्योर बर्थ जब बच्चे का हो जाता है ना, तो रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, समझ गए। लेकिन देखो अगर वर्ल्ड का डेटा उठाएं तो हर 10 में से 1 बच्चा ऐसा होता है जिसका समय से पहले बर्थ हो जाता है। और इंडिया में जो ये आंकड़ा है ना और भी ज्यादा सीरियस है। यहां पे देखिए इंडिया में हर 6 या 7 में से 1 बच्चा जो है उसका बर्थ प्रीमेच्योर हो जाता है। तो ऐसा बच्चा जिसका बर्थ प्रीमेच्योर हो जाता है वो देखो 2 से 4 गुना ज्यादा रिस्क वल्नरेबल होता है। ये देखो 2 से 4 गुना ज्यादा हायर रिस्क जोन में होता है ऐसा बच्चा। अब इंडिया में देखो प्री टर्म बर्थ का बर्डन काफी ज्यादा है, जिस वजह से चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट भी इंडिया में काफी ज्यादा है। सेकंड चैलेंज क्या है? सेकंड चैलेंज देखो स्टिल बर्थ से संबंधित है, और इसी के बारे में UNIGME की सेकंड रिपोर्ट भी है जिसका नाम है नेवर फॉरगेटन। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है? देखो 22 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद अगर बच्चे की डेथ हो जाती है मां के पेट में ही या फिर डिलीवरी के दौरान, तो उसे कहा जाता है स्टिल बर्थ। और आंकड़ा देख लीजिए स्टिल बर्थ का। यहां पे देखो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई, 22 हफ्तों की प्रेगनेंसी के बाद या फिर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो जाती है तो उसे माना जाता है स्टिल बोर्न। अब देखो ग्लोबली यानी पूरे वर्ल्ड में 2021 में 19 लाख बच्चे स्टिल बर्थ के कारण मारे गए, उनकी डेथ हो गई। और इंडिया में अगर बात करें तो 2021 में 2,86,482 बच्चों की डेथ हुई स्टिल बर्थ की फॉर्म में, समझ गए। तो ये डेटा है। अब देखो ये जो 2 ट्विन चैलेंजेस है ना, एक तो स्टिल बर्थ और दूसरा प्रीमेच्योर बर्थ, इनके कारण हर प्रकार की चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट इंक्रीज हो रही है। 5 साल एज अचीव करने से पहले, 1 साल एज अचीव करने से पहले, या फिर 28 दिनों की एज अचीव करने से पहले। तो इन चैलेंजेस को एड्रेस करना जरूरी है। सबसे बड़ी दिक्कत तो ना रिलायबल डेटा की कमी है।
इवन देखो पूरे वर्ल्ड में 2020 में सबसे पहली बार स्टिल बर्थ से संबंधित डेटा सामने आया, और इंडिया में तो देखो बिल्कुल रिलायबल डेटा नहीं है चाइल्ड डेथ से संबंधित। ग्रास रूट लेवल से ठीक प्रकार का डेटा आता नहीं है जिसे पूरे कंट्री लेवल पर कंपाइल किया जा सके, तो रिलायबल डेटा का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद राइटर बोलते हैं अगर देखो हमें चाइल्ड मोर्टेलिटी को कम करना है ना, तो कुछ प्रूवन और नॉन सॉल्यूशंस को अपनाना होगा। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ अलग करना है, पता है कैसे इन डेथ्स को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन आपको ना उन चीजों को इंप्लीमेंट करना है। हमारे देश में नॉर्मल पॉइंट्स हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन काफी ज्यादा वीक है। जैसे देखो इंक्रीजिंग एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में ये सब आता है, जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव सर्विसेज, वो सर्विसेज जिससे प्रेगनेंसी को रोका जा सकता है जैसे कॉन्डम इत्यादि। उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्टिंग एंड काउंसलिंग, नेक्स्ट प्रेगनेंसी कैसे अचीव किया जाए, बेसिक इनफर्टिलिटी सर्विस, प्री कंसेप्शन हेल्थ, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज सर्विसेज, ये सब फैमिली प्लानिंग सर्विसेज में आते हैं। तो इनकी एक्सेस प्रोवाइड करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कोई वंचित ना रह जाए। नेक्स्ट है इंप्रूविंग एंटीपार्टम सर्विसेज सच एज हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मतलब जब मदर मतलब प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है ना, उस दौरान हेल्थ सर्विसेज को इंप्रूव किया जाए, उस दौरान आयरन फोलिक एसिड्स की मात्रा इंक्रीज की जाए मदर के द्वारा कंजप्शन में, और मदर्स को काउंसलिंग प्रोवाइड की जाए, वो हेल्दी डाइट कंज्यूम करें, ज्यादा से ज्यादा मतलब ऑप्टिमल अमाउंट में न्यूट्रिशन ले, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं। मतलब ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ना, उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप बताइए क्या ये कुछ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन है? नहीं, लेकिन हमारे देश में ना अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। उसके बाद जो रिस्क फैक्टर्स है ना, जैसे देखो बहुत सारी मदर्स में डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, इन्फेक्शंस होते हैं, तो इन रिस्क फैक्टर्स को ना पहले से ही आइडेंटिफाई किया जाए और मैनेज किया जाए। अगर देखो पहले से ही ऐसा हो सकेगा तो बच्चे की हेल्थ पर भी इसका अच्छा असर पड़ता है। अगर इन डिजीज को शुरू से ही सही ढंग से मैनेज किया जाए तो स्टिल बर्थ के आंकड़े को बहुत कम किया जा सकता है। इसके बाद एक देखो टेक्निक होती है कैंगरू मदर केयर। इसमें क्या होता है, बच्चे को ना मदर की ब्रेस्ट के बीच में रखा जाता है, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होता है। इसके बहुत फायदे होते हैं, ये प्रूवन टेक्निक है। बच्चे में जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, मदर में मिल्क का प्रोडक्शन ब्रेस्ट में ज्यादा होता है, और आई कॉन्टैक्ट ना इस कैंगरू मदर केयर में ऐसा होना चाहिए बच्चा और मदर दोनों एक दूसरे को देखें, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है और ज्यादा मजबूत होती है। तो ऐसी टेक्निक जो है दूसरे देशों में काफी अडॉप्ट की जाती है, हमारे देश में भी अवेयरनेस ज्यादा से ज्यादा फैलाई जाए। नेक्स्ट है देखो आधी जो स्टिल बर्थ हमारे देश में होती है ना, वो एंटीपार्टम काजिज के कारण होती है। मतलब कि एंटीपार्टम मतलब देखो डिलीवरी से कुछ हफ्ते पहले और डिलीवरी के कुछ हफ्तों के बाद वाला पीरियड। तो आधे बच्चों की जो स्टिल बर्थ के कारण स्टिल बर्थ वाली डेथ होती है ना, वो इस पीरियड में होती है एंटीपार्टम। और देखो आधे बच्चों की डेथ हो जाती है डिलीवरी के दौरान। तो बात यह है कि लेबर सर्विसेज को स्पेशली मॉनिटर किया जा सकता है। लेबर सर्विसेज पे, लेबर सर्विसेज मतलब बच्चे के जन्म के दौरान हॉस्पिटल में जो सर्विसेज अवेलेबल होती है ना, उन सर्विसेज को इंप्रूव किया जा सकता है, और वहां पे ज्यादा अच्छे से मॉनिटरिंग करके इन डेथ्स को थोड़ा कम तो जरूर किया जा सकता है। इसके बाद डेटा को अच्छे से कलेक्ट किया जाए उस बारे में बोला जाता है। जैसे देखो मैटरनल एंड पेरीनेटल डेथ सर्विलेंस गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट किया जाए ताकि अच्छे से डेटा को कलेक्ट किया जा सके, और पेरीनेटल मोर्टेलिटी जो है ना, उसको क्लासिफाई किया जाए इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज की डेफिनेशन के अनुसार। थोड़ा टेक्निकल चीजें हैं, लेकिन याद रहे तो आंसर्स में लिख सकते हो, खैर ना भी रहे तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक बात ये बोली जाती है, देखो इंडिया में जो हॉट क्लस्टर्स है ना, जहां पे चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है, स्पेशल उन हॉट क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाए और उन एरियाज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। लास्ट में देखो कुछ पॉलिसी संबंधी चीजों पे बोला जाता है। अभी बजट आने वाला है, सरकार अपनी पीठ थपथपाएगी कि हमने देखो हेल्थ पर कितना अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात बताइए, क्या चाइल्ड मोर्टेलिटी हेल्थ के अंदर नहीं आती है? आती है, बट इतने सारे बच्चों की हमारे देश में अभी भी डेथ हो रही है जिनको प्रिवेंट किया जा सकता है। सरकार कब उन पे एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी? सरकार देखो बड़े बड़े दावे तो करती है, लेकिन 2017 में सरकार ने बोला था कि हम अपने टोटल बजट का 2.5% जो है, अपने टोटल जीडीपी का 2.5% जो है वो हेल्थ के लिए एलोकेट करेंगे। क्या अभी सरकार ऐसा कर रही है?
बिल्कुल भी नहीं। अभी देखो, बिल्कुल लिबरल अप्रोच भी माने ना तो हेल्थ पर जो खर्चा है जीडीपी का सिर्फ 1.5% है। अभी वो देश जो हेल्थ पर सबसे कम खर्चा करते हैं जीडीपी के प्रोपोर्शन में अगर हम माने तो इंडिया का नंबर उन देशों में आता है जो हेल्थ पर जीडीपी के प्रोपोर्शन में सबसे कम खर्चा करते हैं। अब लास्ट में ये बोला जाता है, देखो हेल्थ कंडीशंस खराब होती है ना, हेल्थ केयर जब अच्छी नहीं होती है ना, तो सबसे बुरा असर किस पर पड़ता है? गरीब लोगों पर। जिनके पास देखो पैसे हैं वो तो अपने बच्चों के लिए जाहिर तौर पर बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं, लेकिन गरीब लोग बेचारे कहां जाएं? तो ये चीज जो है ना वो इनएक्विटी से भी जुड़ी हुई है। प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम देख लीजिए हमारे देश में कितना ज्यादा अंडर फंडेड है। शुरुआत से ही अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे बच्चों की जो डेथ है प्रिवेंट की जा सकती है। तो अब समय आ गया है सरकार इन चीजों पे ध्यान दे और हेल्थ के लिए ज्यादा से ज्यादा एलोकेट करे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइल्ड डेथ से संबंधित। इसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो देखो आईआर का है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। चाइना अफगानिस्तान में क्या खेल खेल रहा है, क्या खेलना चाहता है, उससे संबंधित ये आर्टिकल है। देखो आपको पता है 2021 अगस्त में अफगानिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंक तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा कर लिया। अब देखो तालिबान जो है ना वो एक मूवमेंट है। तालिबान के अंदर भी बहुत ज्यादा फैक्शंस हैं। तालिबान का एक फैक्शन ऐसा है जो चाहता है कि महिलाओं को थोड़े बहुत अधिकार तो कम से कम दिए जाएं, जो ये भी चाहता है कि तालिबान की जो अप्रोच है थोड़ी सी मॉडरेट होनी चाहिए। लेकिन दूसरा तबका ऐसा है हक्कानी वाला जो चाहता है तालिबान जैसा था 90s में वैसा ही होना चाहिए, महिलाओं को बिल्कुल आप राइट्स मत दो, उनको स्कूल मत जाने दो। तो देखो दोनों फैक्शंस के बीच में भी टकराव चलता रहता है। लेकिन अभी जो कंजर्वेटिव वाला तालिबान है ना, जो कंजर्वेटिव फैक्शंस हैं हक्कानी वाले, जो महिलाओं को बिल्कुल राइट्स नहीं देना चाहते, वो वाला ज्यादा हावी है। समझ गए? अब देखो एक चीज यहां पे ये है, जब से तालिबान सत्ता में आया है ना ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड ने तालिबान के साथ मतलब अफगानिस्तान के साथ कनेक्शन कट कर दिया है। इस वजह से अफगानिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है ना बहुत ज्यादा खराब हो गई है। डिप्रेशन का शिकार है अभी अफगानिस्तान। अफगान लोग, बहुत ज्यादा अफगान लोग गरीबी रेखा से नीचे आ चुके हैं। तो देखो तालिबान को ना वर्ल्ड से थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी तो हासिल करनी ही होगी अगर तालिबान को इन सब कंडीशंस को एड्रेस करना है। क्योंकि देखो अफगानिस्तान में मान लीजिए इकोनॉमिक कंडीशंस ज्यादा खराब होती हैं तो तालिबान को चैलेंज ना सिर्फ लोगों से आएगा बल्कि तालिबान के जो मेंबर्स हैं ना वो भी डिसअपॉइंट होंगे, फैक्शनिज्म और ज्यादा बढ़ेगा, तालिबान आसानी से सरकार नहीं चला सकेगा। इसी वजह से तालिबान को भी ये पता है कि वर्ल्ड से ज्यादा इंटीग्रेट होके इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी इंप्रूव करके हम आसानी से रूल कर सकते हैं। अदरवाइज आज नहीं तो कल लोग विद्रोह करेंगे। इवन तालिबान के अंदर भी बहुत सारी बेकार कंडीशंस पैदा हो जाएंगी अगर हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव नहीं किया। तो इस वजह से अभी फिलहाल अफगानिस्तान में तालिबान ने क्या किया है, चाइना के एक प्रोविंस के साथ ना एग्रीमेंट साइन किया है। एग्रीमेंट साइन हुआ है $multi-million का। चाइना के जिनजियांग सेंट्रल एशिया पेट्रोलियम एंड गैस कंपनी एक तरफ, दूसरी तरफ काबुल में तालिबान के बीच में ऑयल की एक्सप्लोरिंग की जाएगी। कौन से रीजन में? ये देखो जो अमू दरिया रिवर बेसिन है ना अफगानिस्तान में, नॉर्थ अफगानिस्तान में, यहां पे ऑयल एक्सप्लोर किया जाएगा। देखो वैसे अफगानिस्तान में ना बहुत सारे मतलब स्मॉल एंड मीडियम साइज की मिनरल फील्ड्स हैं जो ऑलमोस्ट अनएक्सप्लोर्ड हैं। ये जो डील थी ना अमू दरिया वाली ऑयल वाली डील, ये पहले से जो अफगानिस्तान की सरकार थी ना 2021 से पहले जब तक तालिबान का कब्जा नहीं हुआ था, वो भी इस डील पर काम कर रही थी चाइना के साथ। लेकिन अब तालिबान ने कर लिया क्योंकि तालिबान को आवश्यकता है। देखो तालिबान को क्यों आवश्यकता है इस प्रकार की चाइना के साथ डील साइन करने की, वो तो हमने डिस्कस कर लिया। क्योंकि तालिबान चाहता है अफगानिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी ठीक हो, अदरवाइज वो ज्यादा समय तक रूल नहीं कर सकेगा। लेकिन चाइना को क्या जरूरत है? देखो दो चीजें हैं। एक तो आपको पता है चाइना का जो जिंगजियांग रीजन है ना वो मिलिटेंसी से पीड़ित है। आपको पता है इस चीज का, खास करके जो टर्किस्तान पॉलिटिकल मूवमेंट जो है वहां पे बहुत सारे ऐसे मिलिटेंट्स हैं जो मतलब जिंगजियांग को चाइना से अलग करना चाहते हैं।
और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स देखो अफगानिस्तान में भी एक्टिव हैं। तो चाइना यह चाहता है कि अफगानिस्तान में अभी तालिबान जो सत्ता में है ना, वो हमारा साथ दे उन मिलिटेंट्स को दबाने में, उन मिलिटेंट्स को रोकने में। यह चाइना चाहता है तालिबान से। अब तालिबान ने देखो कहने के लिए चाइना की डिमांड्स को माना भी है, लेकिन इस पर डिबेट जरूर हो सकती है किस हद तक तालिबान ने चाइना की डिमांड्स को माना है। इसके अलावा एक तो यह रीजन हो गया कि चाइना चाहता है तालिबान जो है उइगर जो ग्रुप्स हैं उस मुद्दे पर हमारा साथ दे। दूसरा रीजन यह है, अब देखो चूंकि यूएस अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है, यूएस अब अफगानिस्तान छोड़ के जा चुका है, तो चाइना यह चाहता है कि अब अफगानिस्तान को हम कंट्रोल करें। बेशक हम हमारी सेना वहां पे नहीं भेजेंगे, लेकिन चाइना आपको पता है बहुत चालाक है, सेना नहीं भेजता, लेकिन चाइना इकोनॉमिकली कंट्रोल करने की कोशिश करता है। बहुत सारे देशों को तो डेट ट्रैप क्राइसिस में ले आया है चाइना, जैसे श्रीलंका हो गया, इवन मालदीव मान लीजिए, बहुत सारे ऐसे देश हैं। तो चाइना अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता है इकोनॉमिकली। चाइना चाहता है जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ना, और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उससे ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों को जोड़ दें। एक सेकंड रुकिए आप, मैं निकाल लेता हूं, वो यहां पे है नहीं स्लाइड में शायद। आपको पता है जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो यहां से निकलता है ना, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट मत मानिएगा, अंदाजा देख लीजिए। तो चाइना यह चाहता है कि अफगानिस्तान को भी हम इस कॉरिडोर से जोड़ दें, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से जोड़ दें। लेकिन देखो चाइना जो ये सब कुछ सोच रहा है ना, इतना आसान नहीं है। इतना आसान क्यों नहीं है? देखो चाइना ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट किया, लेकिन आज पाकिस्तान की क्या हालत है आपको भी पता है, और चाइना को तो जाहिर तौर पे पता ही है। चाइनीज जो नेशनल है ना सुरक्षित नहीं है पाकिस्तान में। बहुत सारे चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हो चुके हैं। तो मतलब चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है ना अभी पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है, और ये चाइना को पता है, हमारी इन्वेस्टमेंट डूब भी सकती है सारी। दूसरा रीजन देखो, अफगानिस्तान में भी चाइनीज नेशनल्स के ऊपर अटैक हो रहे हैं, और अफगानिस्तान पाकिस्तान, एक चीज आप याद करिएगा, चाइना अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था पाकिस्तान के थ्रू। चाइना को यह लगता था कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो पाकिस्तान के थ्रू हम अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि यह कहा जाता था पहले कि तालिबान तो पाकिस्तान की कठपुतली है। लेकिन देखो इंटरेस्टिंगली, जब से तालिबान सत्ता में आया है ना अफगानिस्तान में, एक तरफ तालिबान, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सरकार, दोनों के बीच में रिलेशंस जो है ना बिल्कुल खराब होते जा रहे हैं। खास करके टीटीपी के कारण, तहरीक तालिबान एक रीजन है। पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान तहरीक तालिबान को शय देना बंद करे, लेकिन तालिबान ये सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब चाइना की जो सोच थी कि हम पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान को कंट्रोल करेंगे, वो सोच धरी की धरी रह गई। तो यही चीज देखो चाइना को अभी एक बार फिर से सोचनी होगी कि आप अफगानिस्तान में जो इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या वो इन्वेस्टमेंट उपयोगी साबित होगी? क्या आप अफगानिस्तान को कंट्रोल कर पाओगे? अफगानिस्तान देखो वो जगह है जिसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स कहा जाता है, जहां पे बड़े बड़े जो साम्राज्य हैं उनकी कब्रें खुदी हुई हैं। और चाइना ने थोड़ी सी भी कोशिश की ना अफगानिस्तान को कंट्रोल करने की, तो देखो हो सकता है कि चाइना की कब्र भी अफगानिस्तान में ही खुदे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया चाइना के अफगानिस्तान में खेल के बारे में। अब नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इथेनॉल ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इथेनॉल ना एक प्रकार का एल्कोहल होता है, और इथेनॉल फ्लेमेबल भी होता है, मतलब आग पकड़ लेता है। इसे बायोफ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग जो है ना, मतलब पेट्रोल में इथेनॉल को ब्लेंड करना, ऐड करना, यह काफी ज्यादा लाभदायक होता है। क्योंकि देखो इथेनॉल को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अगर हम शुगर की फर्मेंटेशन करें ना, शुगर की हम फर्मेंटेशन करें ईस्ट के द्वारा। ईस्ट मतलब एक प्रकार का फंगस होता है। यह फंगस अगर शुगर की फर्मेंटेशन करेगा, फर्मेंटेशन मतलब एक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन कर देना, तो इस प्रोसेस से इथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है। और इस प्रोसेस से इथेनॉल प्राप्त करके अगर पेट्रोल में ऐड किया जाए ना, तो वो होता है इथेनॉल ब्लेंडिंग। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं। बहुत सारे फायदे क्या होते हैं? एक तो देखो
आप पेट्रोल में इथेनॉल को ऐड कर रहे हो, यानी पेट्रोल की जो कॉस्ट है वो आप कम कर रहे हो। दूसरा, पेट्रोल आपको कम चाहिए क्योंकि आप इथेनॉल ऐड कर रहे हो, तो हमें फॉरेन कंट्रीज से कम पेट्रोल, कम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना पड़ेगा, कॉस्ट भी कम आएगी। और इथेनॉल को जब पेट्रोल में हम ब्लेंड करते हैं ना, तो पॉल्यूशन कम होता है। क्योंकि देखो, वैसे आपको पता है पेट्रोल में लेड होता है, लेड की वजह से इग्निशन सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, नोकिंग में प्रॉब्लम आती है। लेकिन इथेनॉल के ब्लेंडिंग के बाद में इग्निशन सिस्टम थोड़ा स्मूथ हो जाता है और पॉल्यूशन थोड़ा कम हो जाता है। तो देखो, अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव पिक्चर डिस्कस की, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी हैं, कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं। अभी तक देखो, हम ना बहुत समय से कोशिश कर रहे हैं कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की जो मात्रा है उसे इंक्रीज किया जाए। अभी तक हम पहुंचे हैं E10 पे। सरकार का जो टारगेट है वो E20 का है। मतलब अभी 10% इथेनॉल होता है, 90% पेट्रोल होता है हमारे देश में जो पेट्रोल मिलता है। अब ना ब्राजील एक ऐसा देश है, मैं आपको बताऊं, जहां पे जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है ना वो इवन 86% तक पहुंच गई है। समझ गए? 86% तक। उन्होंने 1970s से शुरुआत की थी इथेनॉल ब्लेंडिंग की, और अब वो काफी आगे आ चुके हैं। अब देखो, एक जो अच्छी चीज ब्राजील में है ना वो ये है, वहां पे ना फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। अब आप बोलोगे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी क्या होती है? फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी मतलब वहां पे ना 20 से लेके 85% तक की इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला फ्यूल मिलता है। अब मतलब मैं ब्राजील में जाऊंगा, मैं बोलूंगा भैया मुझे ऐसा पेट्रोल चाहिए जिसमें 25% इथेनॉल ब्लेंड हो, मिल जाएगा। कोई बोलेगा मुझे 50% वाला चाहिए, मिल जाएगा। कोई बोलेगा मुझे 75% वाला चाहिए, मिल जाएगा। यानी अलग अलग कारों में ना अलग अलग इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला जो फ्यूल है ना उसे यूज किया जा सकता है। इसे फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी कहते हैं कि आपका जो व्हीकल है वो आसानी से 20 से लेके 85% तक के फ्यूल को आसानी से यूज कर सके, मतलब इतनी ब्लेंडिंग हो वो आसानी से यूज कर सके, तो मतलब फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। समझ गए? तो ब्राजील में अभी ऐसी सिचुएशन है, एवरेज तौर पर वहां पे 48% जो इथेनॉल ब्लेंडिंग है वो फ्यूल यूज होता है। ये एवरेज अगर निकालें तो वो वाला आंकड़ा है। ये सब एडवांटेजेस हैं। एक देखो, फीडबैक आपका ये आया था कि ये कई बार जो स्लाइड है ना वो दिखती नहीं है, लाइट रह जाती है। देखो ये बात सच है, ये ऊपर वाला भी आपको नहीं दिख रहा है, साफ तौर पे देख ही सकते हैं। देखो वैसे पूरी कोशिश रहती है, लेकिन कभी कभार एक आधा स्लाइड में ये छूट जाता है, तो यहां पे ब्लैक होना चाहिए। तो आगे से और ज्यादा इसका ध्यान रखेंगे हम। तो ये एडवांटेजेस हैं जो हमने डिस्कस किए। इथेनॉल ब्लेंडिंग से जो क्रूड का इंपोर्ट है वो हम कम कर सकते हैं, पोल्यूशन कम कर सकते हैं। और सबसे लास्ट में, कई बार देखो एक ये भी अच्छा फायदा होता है, शुगर केन ना हमारे देश में सरप्लस में रहता है। और आपको पता है ईस्ट के द्वारा जब शुगर की फर्मेंटेशन करते हैं तो इथेनॉल हमें प्राप्त होता है जिसे हम यूज कर सकते हैं। तो इथेनॉल की ज्यादा ब्लेंडिंग होना मतलब सरप्लस है अगर शुगर केन में, तो वो चीज भी एड्रेस की जा सकती है, गन्ना किसानों को उचित दाम मिल सकता है। अब राइटर कहते हैं अभी तक देखो लाख प्रयासों के बावजूद हम सिर्फ 10% ब्लेंडिंग का टारगेट अचीव कर पाए हैं। और हमारे देश में देखो एक दिक्कत ये भी है ना, मान लीजिए चलो ये चीज है कि गन्ना ज्यादा होता है और अगर उसका इस्तेमाल इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए हो तो अच्छी बात है, लेकिन देखो गन्ना एक ऐसी फसल है जिसे पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए। आप बताओ क्या ये वर्थ है? मतलब इतना ज्यादा पानी जमीन से निकाला जाए, उसके बाद इथेनॉल बनाया जाए और उसे पेट्रोल में ब्लेंड किया जाए, एज ए एनर्जी सोर्स इस्तेमाल किया जाए? ये एक सीरियस क्वेश्चन है। इसके बाद देखो राइटर ये कहते हैं हमारे देश में ना अभी तक उतना अच्छा फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी आई नहीं है। वैसे तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी का होना, लेकिन देखो जो व्हीकल्स है ना वो उनकी कॉस्ट बढ़ जाती है जब उनमें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी होती है। ये देखो 17,000 से लेके 25,000 तक उनकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाती है। और देखो एक फैक्ट ये भी है, इथेनॉल बेशक एक बायोफ्यूल है, लेकिन इथेनॉल जो है ना पेट्रोल के मुकाबले में कम एनर्जी प्रोड्यूस करता है। मतलब जैसे सिंपल भाषा में बोलूं तो पेट्रोल से गाड़ी ज्यादा पिकअप लेगी, ज्यादा दूर जाएगी, लेकिन इथेनॉल से थोड़ी कम पिकअप लेगी, थोड़ा कम दूर जाएगी। यानी कम एनर्जी एफिशिएंट है इथेनॉल एज कंपेरिजन टू पेट्रोल। ये भी एक फैक्ट है। अब देखो कंज्यूमर्स को ना जब ज्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यूज होगा ना, कंज्यूमर्स को क्या नुकसान होगा? जब वो व्हीकल खरीदेंगे थोड़ा महंगा व्हीकल खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उस व्हीकल में फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी होगी, जिसमें फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी अभी बताया, जिसमें
अलग अलग ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल यूज किया जा सके। मान लीजिए 20% ब्लेंडिंग वाला भी, 10% ब्लेंडिंग वाला भी, 25% ब्लेंडिंग वाला भी, अलग अलग परसेंटेज है इथेनॉल ब्लेंडिंग की। तो सारे प्रकार के जो फ्यूल हैं वो उस व्हीकल में यूज किया जा सके, इस टेक्नोलॉजी को कहते हैं फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी। समझ गए? तो अब जब ये टेक्नोलॉजी होगी तो व्हीकल की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ेगी तो वो व्हीकल की जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो तो कम आ जाएगी ना, ये एक दिक्कत है। उसके बाद ये नीचे आंकड़ा भी दिया हुआ है कि इथेनॉल जो होता है 27% लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है एज कंपेरिजन टू पेट्रोल। अब देखो हमारे देश में ना जो पुराने व्हीकल्स होते हैं ना वो अपने आप फेज आउट नहीं होते, ऐसा नहीं कि अपने आप वो सड़कों से चलने बंद हो जाएंगे। तो अभी देखो उनमें यह फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी नहीं है। अब मान लीजिए वो E10 वाला फ्यूल यूज कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल इथेनॉल की जो ब्लेंडिंग है वो 10% है। अब मार्केट में आ गया E20 वाला फ्यूल जिसमें पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग 20% है। पुराने व्हीकल्स E20 वाला फ्यूल नहीं यूज कर पाएंगे, लेकिन वो सड़कों पर तो हैं। अब उन्हें फ्यूल तो चाहिए, तो वो कहां जाएंगे? तो मतलब दो प्रकार के पेट्रोल पंप होने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर एक पंप पर ही दो प्रकार का फ्यूल मिलने लगेगा। पेट्रोल पंप को उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा जो पुराने व्हीकल्स हैं, उनके लिए E10 वाला फ्यूल रखना पड़ेगा, और नए व्हीकल्स के लिए E20 वाला। उनमें तो चूंकि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी होगी, उनमें दोनों प्रकार के फ्यूल यूज किया जा सकेंगे, E10 भी E20 भी। लेकिन पुराने व्हीकल्स के लिए अलग से प्रोविजन करना पड़ेगा, वो अपने आप हमारे देश में फेज आउट नहीं होते, वो सड़कों पे दौड़ते रहते हैं। ये भी एक दिक्कत है। तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को ज्यादा आगे ले जाना चाहते हो। सप्लाई चेन की दिक्कत है, इंफ्रा की दिक्कत है। अब देखो ये शुगर केन वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ज्यादा पानी चाहिए। राइटर ये सजेस्ट करते हैं कुछ जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये सबसे पहले स्टार्ट कर सकते हैं कि इथेनॉल इकोनॉमी से कैसे अपने आप को एडजस्ट करना है। कुछ शुगर केन को यूज किया जाए इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए, इसकी स्टार्टिंग ये राज्य जो हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बूस्ट करने की आवश्यकता है अलग अलग फ्यूल टाइप्स के लिए, और इसके लिए सरकार को ना एक जबरदस्त रोड मैप तैयार करना होगा कैसे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो टारगेट है सरकार अचीव कर सकती है प्रैक्टिकली। समझ गए? तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।